Morning everyone. Myself Dr. Shantanu Prakash Agrawal, Scientific Secretary of GEP Association Gorakhpur. We'd like to invite Dr. PC Shahi for the topic of basics of ECG. क्योंकि ECG हम लोग की रेगुलर रूटीन इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और लगभग सभी जनरल फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट और MBBS डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में ECGs देखते रहते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग कोई चीज़ें मिस ना करें. फॉर दिस थिंग आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पीसी शाही टू एनलाइटन अस अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और जीपी एसोसिएशन के इस छठ पूजा के दिन छठे संस्करण में आप सभी का स्वागत करता हूं. और आज हम बेसिक्स ऑफ ईसीजी के बारे में बात करेंगे. बेसिक्स क्यों और ईसीजी क्यों? ईसीजी बेसिकली जैसे आप सभी हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, यूरिया, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या ब्लड शुगर, इन सभी चीज़ों को नॉर्मली जानते हैं, वैसे ही ईसीजी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सभी को आनी चाहिए, सभी को जाननी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलिटी. तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स ऑफ ईसीजी की अगर बात करें तो हमें वी जस्ट वुड लाइक टू पे आवर ट्रिब्यूट टू दिस मैन. ही इज विलियम आयंथोवेन हु स्टार्टेड and invented the ECG in 1903. And he got his Nobel Prize in 1924. So he devised this ECG, which is the most cost effective, and it's a wonderful tool which in any patient जिसको भी chest pain है, arrhythmia है, आप बिना ECG के आगे proceed ही नहीं कर सकते हैं. जो भी investigation plan करनी है, सारी चीज़ें basic ECG पे ही सारी चीज़ें plan होती हैं. तो ये 100 साल पहले की फर्स्ट ECG है, फर्स्ट ह्यूमन ECG. इसमें आप देखेंगे कि जो हम वेव्स की बात करते हैं, 4 वेव्स, 5 वेव्स की बात करते हैं, PQ, RST, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आज के दिन में भी हम ECG देखते हैं. तो 100 साल में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अगले 100 साल में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है. इन्हीं के बेसिस पे ही हम सारी हार्ट की जो एलिमेंट्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं. इसमें एक ज़रूर से एक बात आती है कि इसे PQ RST क्यों कहते हैं. PQ RST के नाम से नहीं क्यों जाना जाता है. ज़्यादातर हम चीज़ें शुरू करते हैं तो ABCD के नाम से शुरू करते हैं, XYZ के नाम से शुरू करते हैं. तो इसकी एक स्टोरी है कि विलियम आयंथोवेन जो है वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं उसमें मिडिल ऑर्डर से शुरू करना चाहते थे, बिकॉज यू नो दैट हार्ट इज़ इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. बट मिडिल जब अल्फ़ाबेट वो लेने वाले थे तो वो O आ रहा था, O इज़ लाइक 0, तो वो 0 से नहीं शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट लेटर को लिया. तो इसको इन्होंने PQ RST से सारी वेव्स जो कंसेक्यूटिव वेव्स थी उनको नॉमेनक्लेचर किया. सो ECG इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. एज यू नो दैट हार्ट इज हैविंग 2 main properties. One is electrical property and another is mechanical property. So electrical property is basically demonstrated by the electrocardiogram, and heart's mechanical thing is diagnosed by the echocardiogram. So this is the basic difference between ECG and echo. So as you know that heart is basically a pump. It has to pump the blood to the body. So for pumping this blood, the heart needs some electricity. So there is a node which generates the impulses. This is known as SA node, sinoatrial node, which is found in the right atrium. So from here, the SA node, the impulses travel to the atrioventricular node, and from here then it goes towards the bundle of His. Then there are 2 pathways, right bundle and left bundle, and from here they goes to the Purkinje fibers, and from here they stimulate the ventricular muscles. So what exactly ECG do here? That ECG tells you that where is the impulse is generated, how much it is generated, whether it is traveling to the appropriate pathway and what is its speed, and whether it's reaching to the appropriate place and how the appropriate place is responding to this
these impulses. So this is all being recorded in the ECGs. So here you see the first ECG machine. It was like a big huge generator. It's basically a galvanometer. यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें असिस्टेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसमें 3 बॉटल्स होते थे, बड़े बड़े जार्स होते थे, सलाइन बॉटल्स, जो कि इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करते थे। और ये पूरी रिकॉर्डिंग आज से 100 साल पहले कम से कम 2.5 घंटे लग जाते थे ECG को रिकॉर्ड करने में, और इंटरप्रिटेशन में भी इसको समय लगता था, 2 से 3 दिन लग जाते थे। बट नाउ वी हैव very sophisticated ECG machines which can give you the all interpretation in just couple of seconds. So why we need to learn this ECG but when we are having these kinds of ECG machines? So in this we'd like to say that human brain is much more intelligent than a computer. ECG में पैटर्न्स को आप फीड कर सकते हैं मशीन में, लेकिन उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पेशेंट के पर्सपेक्टिव में उसको एनालाइज करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि ECG के जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कभी कभी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होते हैं, इसलिए एक ह्यूमन ब्रेन ECG के इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सभी को बेसिक्स इसके ज़रूर से जानने चाहिए ताकि आप डिटेक्ट कर पाएँ कि आपकी मशीन कहीं गलत कोई चीज़ डिटेक्ट तो नहीं कर रही है। आप अगर चेस्ट पेन की बात करें, ECG का सबसे बड़ा जो रोल है, किसी भी पेशेंट जिसको चेस्ट पेन हो रहा है उसमें ECG का सबसे बड़ा रोल है। तो जैसे ये पेशेंट है, इस पेशेंट में आप देखेंगे दिस इज अ नॉर्मल साइनस रिदम विद वेरी ह्यूज ST एलिवेशन। सो इस तरह के पेशेंट में ECG बहुत ही डायग्नोस्टिक होती है, जिसमें ये आपको बताती है, किसी भी पेशेंट जिसको चेस्ट पेन है उसमें बताएगी कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है। कार्डियक है तो कार्डियक में कॉरोनरी है या नॉन कॉरोनरी है, कॉरोनरी है तो ये एक्यूट है या क्रोनिक है, और अगर एक्यूट है तो ये ST एलिवेशन MI है या नॉन ST एलिवेशन MI है। क्योंकि ये सब डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही आप बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर ST एलिवेशन MI है तो अगर आपको थ्रोम्बोलिसिस करनी है, प्राइमरी PCI करना है, और अगर नॉन ST एलिवेशन MI है तो आपको हेपरिन देना है या फिर डुअल एंटीप्लेटलेट से लोड करना है, विद स्टैटिन्स देना है। तो ये आपकी पूरे ट्रीटमेंट को इनिशिएट करता है और बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर के जाता है। सो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर बनने से पहले बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी अ बेटर क्लिनिशियन। सो इफ़ यू आर अ गुड क्लिनिशियन देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर, बिकॉज ECG में कभी भी कोई पैटर्न्स आपको फीड अगर कर दिया जाए दिमाग में तो आप गलत डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये और इन्वेस्टिगेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें विल्सन्स की एडमोनिशन है, विल्सन्स ने एक चेतावनी दी थी कि आप पैटर्न रिकॉग्निशन के बेसिस पे आप ECG की डायग्नोसिस कभी भी ना बनाएं। जैसे और इन्वेस्टिगेशन में होता है वो सिंपल होती हैं, जैसे आपने हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल रेंज देख ली या किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की एक नॉर्मल रेंज देख ली, तो आप लाइफ लॉन्ग आप उसको आराम से डायग्नोज थ्रू आउट अपनी लाइफ कर सकते हैं। बट ECG में प्रॉब्लम ये है, जैसे CT स्कैन है, CT स्कैन में आपने सेरेब्रल हैमरेज एक बार देख लिया, आपने इन्फार्क्ट को एक बार देख लिया, तो आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग ये फीड हो जाता है कि जब भी आएगा ये ऐसे ही आएगा, आप आराम से उसको डिटेक्ट कर लेंगे। बट ECG में प्रॉब्लम क्या है कि एक ही ECG के चेंजेस, जैसे T इन्वर्जन है, किसी चाइल्डहुड में है, एडल्ट में है, एल्डरली में है, फीमेल्स में है, तो उसी T इन्वर्जन की अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं। तो एक ही पैटर्न की अलग अलग डायग्नोसिस हो सकती हैं, इसलिए कभी भी आपको पैटर्न रिकॉग्निशन पे केवल नहीं जाना है। ECG को हमेशा पेशेंट के पर्सपेक्टिव में, पेशेंट की एज, पेशेंट के जेंडर और ओवरऑल पेशेंट के क्लिनिकल सिनेरियो में ही उसको एनालाइज करना है। तो अभी मैं 10 स्टेप्स में केवल आपको एक जल्दी से एक बार बता देता हूं कि ECG को कैसे एनालाइज करना है। तो ECG में जब भी आपके पास कोई भी ECG की फिल्म आती है, कोई भी पिक्चर आती है, कोई भी ग्राफ आता है, तो सबसे पहले ECG की वेव्स देखने के बजाय आप सबसे पहले पेरिफ्रीज में उसकी देखें। पेशेंट का नाम ज़रूर से देखें कि आप जिस पेशेंट को देख रहे हैं उसी पेशेंट की ECG है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट जो ECG हम कर रहे हैं टेक्निकल उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, 25-50 स्पीड हो सकती है। तो जो नॉर्मल हम ECG एनालाइज करते हैं वो उसका कैलिब्रेशन 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए, प्लस उसका एक कैलिब्रेशन जैसे 10 मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा। ये दोनों चीज़ें हमेशा फिक्स होनी चाहिए, इसी के पर्सपेक्टिव में ही आप ECG एनालाइज कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को देखने के बाद ECG को बेसिकली हम 10 स्टेप्स में
डिवाइड कर सकते हैं कि हम पहले रिदम देखेंगे, उसके बाद से हार्ट रेट एनालाइज करेंगे, ईसीजी में एक्सिस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद से डिफरेंट जो वेव्स हैं, पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव, एंड उसके बाद से फिर इंटरवल्स, पीआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल और कुछ सेगमेंट्स जिसमें एसटी सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये मैं अभी 10 स्टेप में एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद से फिर हम इसको डिटेल में एक बार देख लेंगे। सो ये ईसीजी एक ग्राफ पेपर है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्मॉल कुछ कॉलम्स हैं, एक बड़े कॉलम, जैसे इसमें रेड एक डार्क लाइन है और स्मॉल स्मॉल रेड लाइंस हैं। तो जो स्मॉल लाइंस हैं वो 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होती हैं, और 1 मिलीमीटर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें तो उसकी जो टाइम होती है वो 0.04 मिलीसेकेंड होती है, या हम 40 मिलीसेकेंड उसको कह सकते हैं, 0.04 सेकेंड कह सकते हैं। तो एक बड़ा जो कॉलम इसमें एक दिख रहा है, ये 5 मिलीमीटर का है इसकी चौड़ाई, और 5 मिलीमीटर इसकी लंबाई, विड्थ। तो ये एक बड़े रूप में इसको दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि एक जो कॉलम है इसमें, स्मॉल जो बॉक्स है वो 1 मिलीमीटर का है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली ये 0.04 सेकेंड का है, 40 मिलीसेकेंड का है। ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट इंटरवल्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक पूरा बॉक्स जो है ये 0.2 सेकेंड का है। तो 1 सेकेंड में अगर हम देखें तो इसमें कुल 5 बॉक्सेस आ जाएंगे। तो 5 बॉक्सेस की अगर डिस्टेंस हम देखें तो वो 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, 0.2 × 5। आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ईसीजी एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। इन वेव्स को अब हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। पी वेव्स, एनी जो भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, पी वेव उसे हम कहते हैं। पी वेव डिनोट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को। एट्रियल डिपोलराइजेशन भी नहीं, अगर हम बहुत स्पेसिफिक वे में जाएं तो ये बाई एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है, बोथ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को। इसके बाद से हमारे पास एक पीआर इंटरवल होता है, उसके बाद से एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिनोट्स बाई वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड देन टी वेव्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन तो डिपिक्ट होते हैं, बट एट्रियल रिपोलराइजेशन छोटी वेव्स होती हैं, वो क्यूआरएस में ही इंगल्फ हो जाता है, वो नहीं दिखाई देता है। उसके लिए फिर हम अलग से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, जो कि अलग इन्वेजिव मेथड होता है, उसको करके देखते हैं। अच्छा, रिदम की बात करें, सबसे पहले आपको रिदम देखना है पेशेंट का कि रिदम साइनस है या नहीं है, साइनस है या कोई एरिथमिया चल रही है। तो साइनस रिदम के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हर जो भी पी वेव है हमारी, वो लीड 1 में पॉजिटिव अपराइट होनी चाहिए। पॉजिटिव जब भी मैं बोलूँगा तो अपराइट की बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे तो डाउन स्ट्रोक की बात करेंगे। तो पी वेव हमेशा अपराइट होनी चाहिए लीड 1 में, और नेगेटिव होनी चाहिए लीड एवीआर में। इसके साथ पीपी इंटरवल, पीआर इंटरवल, आरआर इंटरवल बिल्कुल कांस्टेंट होने चाहिए, और हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें अगर मिलती हैं तब हम इसे साइनस रिदम बोलते हैं। नॉर्मली जो आरआर इंटरवल होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इनमें कोई नॉर्मली वेरिएशन नहीं होता है। कुछ बच्चों में, कुछ एथलीट्स में साइनस रिदमिया जैसी चीज़ें मिलती हैं, बट नॉर्मली 90% पेशेंट जो साइनस रिदम में होते हैं उसमें यही पैटर्न मिलता है। इसके बाद आप इस ईसीजी में देखेंगे तो यहाँ पे जो आरआर इंटरवल हैं केओटिक हैं, एक दूसरे की डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अलग हैं। इसमें अगर पी वेव को आप डिटेक्ट करना चाहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। दीज आर फिब्रिलेटरी वेव्स एंड दिस इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलरली इरेगुलर रिदम मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखें पी वेव, ये कंडक्ट नहीं हुई, कोई क्यूआरएस नहीं आया, यहाँ पे पी वेव कंडक्ट हुई, तो ये ग्रुप बीटिंग चल रही है, ये रेगुलरली इरेगुलर है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2nd degree हार्ट ब्लॉक, which is here there is sudden drop in the P complexes, not succeeded by the QRS complexes, so this is type 2 AV block। तो आपने एक बार रिदम देख लिया कि साइनस है या एरिथमिया चल रही है कोई। उसके बाद से रेट कैलकुलेट करने के लिए 2-3 फार्मूलाज होते हैं। मेन हम 300 and 1500 का फॉलो करते हैं। 300 वाला ज़्यादा सिंपल होता है, 1500 वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो 300 का मतलब है कि आपको जो भी आरआर कॉम्प्लेक्स की बीच में जितने भी बड़े स्क्वायर बॉक्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेना है और 300 से उसे डिवाइड कर देना है। तो 300 डिवाइडेड बाई आरआर इंटरवल्स इन लार्ज बॉक्सेस। जैसे इस ईसीजी में आप एग्जांपल के रूप में देखें तो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जो ये 4 बड़े बड़े जो इंटरवल्स हैं उसको काउंट करें तो ये टोटल 1, 2, 3 and 4 4 इंटरवल्स हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई 4
दिस गिव्स यू द हार्ट रेट लाइक 75 बीट्स पर मिनट। लेकिन ये केवल रेगुलर रिदम के लिए है। अगर कोई एरिथमिया चल रही है, स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा है, तो इसमें आपको 10 सेकंड का रूल अप्लाई करना होता है या 6 सेकंड का रूल अप्लाई करना होता है। नॉर्मल जो ईसीजी स्ट्रिप आती है वो 10 सेकंड की होती है। तो आप बेसिकली 10 सेकंड में आप ईसीजी में काउंट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं और उसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये 90 बीट्स पर मिनट जैसे ईसीजी में आ गई। या आप 6 सेकंड में करना चाहते हैं तो आपको 50 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। 50 बॉक्सेस में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 60 सेकंड्स में आपका हार्ट रेट आ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है तो यू कैन इंटरप्ट मी, विल डिस्कस इट अगेन। सो रिगार्डिंग एक्सेस की बात अगर हम करते हैं तो नॉर्मली हार्ट जो होता है उसके हम डीपोलराइजेशन वेव को देखते हैं कि हार्ट कैसे डीपोलराइज हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, मेन डायरेक्शन क्या है। नॉर्मली एलवी जो कि हमारा डोमिनेंट चैम्बर होता है, जो एक्सेस होती है हमारी ऊपर से लेके नीचे तक होती है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेफ्ट की तरफ होती है। तो जैसे डिफरेंट लीड्स का जो प्लेसमेंट है, ये लीड्स जो हैं हमारे पास 12 लीड्स हैं। हम 10 लीड से 12 लीड ईसीजी क्रिएट करते हैं। 10 लीड्स जैसे हमारे पास 4 लिम्ब लीड्स हैं और 6 प्रीकॉर्डियल लीड्स हैं, तो 10 से हम 12 आपकी लीड्स बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जितने भी लीड्स हैं, ये डिफरेंट कैमरास की तरह काम करते हैं और हार्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो इनके देखने का तरीका है, जैसे आप डिफरेंट लीड्स के इस मैजिकल नंबर को ज़रूर से एक बार याद कर लेना चाहिए, जो कि आपको डिफरेंट एंटिटीज़, डिफरेंट डायग्नोसिस में आपको हेल्प करने वाले हैं। लीड 1 इट्स 0 डिग्री, लीड 2 60 डिग्री, लीड AVF इज़ 90 डिग्री, लीड 3 120 डिग्री एंड AVL जो कि लेफ्ट साइड से देख रहा है -30 डिग्री एंड लीड AVR इज़ -150 डिग्री। तो नॉर्मल एक्सिस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें मेंशन हैं, बट आप मोटा मोटा याद रखें कि कोई भी 0 डिग्री टू अगर 90 डिग्री लीड 1 टू लीड AVF के बीच का अगर एक्सिस है तो वो नॉर्मल एक्सिस है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एक्सिस, जैसे इस ईसीजी में आप देखेंगे तो सारी वेव्स एक मोटा मोटा देखें तो सारी वेव्स जो है वो मोटा मोटा पॉजिटिव अपराइट है, केवल AVR जो है वो नेगेटिव है, सारी लीड्स अपराइट है। तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो ये नॉर्मल है। इसमें सारी लीड्स मतलब कि P वेव, QRS एंड T वेव ऑल आर पॉजिटिव। लीड 1 AVL, 2 3 AVF एंड V1 to V6 ऑल आर पॉजिटिव एक्सेप्ट AVR। सो AVR की बहुत ज़्यादा वैल्यू डे टू डे प्रैक्टिस में स्पेसिफिक उसकी डायग्नोस्टिक वो वैल्यू होती है, बट हमारी डे टू डे लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो AVR को केवल हम देखते हैं कि वो हमारी ईसीजी नॉर्मल तरीके से हुई है कि नहीं हुई है और थोड़ा सा एक्सिस में वो हेल्प करता है। तो एक कुछ निमोनिक्स है इसमें, कुछ आप जब बहुत ज़्यादा हरी एंड वरी लाइफ में रहते हैं आप उसको कैसे ईसीजी में एनालाइज करेंगे, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे एक्सिस डेविएशन कैलकुलेट करने के, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो सकता है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो सकता है या राइट एक्सिस डेविएशन हो सकता है। इसमें कुछ फार्मूलाज आपको जैसे तय करने हैं। जैसे मैंने बताया कि सारी वेव्स अगर अपराइट हैं तब तो नॉर्मल एक्सिस है। आप यहाँ पे देखेंगे इस ईसीजी में तो यहाँ पे लीड 1 और लीड AVF हमें नॉर्मली देखना है एक्सिस के लिए, तेजी से डायग्नोज करने के लिए। अदरवाइज और भी मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो लीड 1 पॉजिटिव है, लीड AVF नेगेटिव है। तो दिस पॉजिटिव नेगेटिव इज डिपिक्टिंग एज अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कैसे याद रखेंगे, तो इसका लेफ्ट इज लीविंग, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लीड 1 और AVF। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लीड 1 नेगेटिव है और लीड AVF पॉजिटिव है, तो दिस इज डिपिक्टिंग राइट एक्सिस डेविएशन। ओके, द निमोनिक इज राइट इज रिटर्निंग। So after rhythm, rate and axis, we have to move towards the different waves. So सबसे पहले हम P वेव को देखेंगे। नॉर्मल P वेव की जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी हाइट लेस देन 2.5 मिलीमीटर्स और इसकी विद 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम होती है, लेस देन 0.12 सेकेंड्स। सो इसमें 2 वेरिएशन हो सकते हैं, या तो ये बहुत बड़ी हो सकती है या बहुत वाइड हो सकती है। तो इसमें अगर बड़ी है, बड़ी का मतलब कि अगर इसकी लेंथ जो है वो 2.5 मिलीमीटर स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है, तो इसको हम P पल्मोनेल कहेंगे। दिस इज अ साइन ऑफ राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। और अगर ये वाइड है, वाइड का मतलब कि अगर ये मोर देन 0.12 सेकेंड है और बाइफिड है, तो ये सजेस्ट करता है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट।
अच्छा, ये इसमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है हमें कि जब भी पी वेव हम देख रहे हैं तो ये हमेशा अपराइट होगी सारी वेव्स में एक्सेप्ट लीड AVR। कभी भी आपको अगर ECG में अगर लीड 1 में पी वेव इन्वर्टेड दिख जाए और पी वेव अगर इन्वर्टेड दिख जाए तो ये एक साइन होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया का कि द हार्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। तो इसको एक बार कंफर्म करना होता है। जैसे ही आप लीड 1 को देखें आप तुरंत फिर अपनी प्रीकॉर्डियल लीड्स को देखें। नॉर्मली प्रीकॉर्डियल लीड्स में आपके ECG में QRS कॉम्प्लेक्सेस का एक प्रोग्रेशन, नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम S, डीप S टू रेगुलरली डेवलपिंग R कॉम्प्लेक्सेस। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है बिकॉज हार्ट इज ऑन द राइट साइड। तो लीड्स अभी आपकी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं उन वेव्स को। तो ये बहुत ही क्लासिकल पिक्चर है डेक्स्ट्रोकार्डिया का। बट एक होता है कि टेक्नीशियन इंड्यूस भी डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है। किसी ने अगर गलती कर दी, किसी ने लेफ्ट लिम्ब की इलेक्ट्रोड को राइट लिम्ब में लगा दिया तो भी ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। उसमें भी ECG में आपकी इन्वर्टेड वेव्स मिलने लगेंगी। तो ये अब कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, इसके लिए फिर से हमें तुरंत अपनी चेस्ट लीड्स को देखना है। अगर चेस्ट लीड्स में नॉर्मल प्रोग्रेशन आप देखेंगे, यहाँ पे डीप S है, यहाँ पे कुछ R कॉम्प्लेक्स आया और यहाँ पे पॉजिटिव वेव और ये फिर ये नेचुरल एक प्रोग्रेशन R वेव का मिल रहा है हमें, तो ये बताता है कि ये टेक्नीशियन इंड्यूस्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया है। आपके टेक्नीशियन ने, जो कि बहुत बिजी है, उसने राइट वाले आर्म के इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में लगा दिया और लेफ्ट वाले को राइट में लगा दिया। इसलिए ECG में बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करना कि जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे राइट का आपका रेड होता है, रेड इलेक्ट्रोड आपके राइट में लगेगा, फिर येलो जो इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट में लगेगा, ग्रीन जो है वो आपके लेफ्ट फुट पे लगेगा और ब्लैक जो है वो राइट फुट पे लगेगा। तो ये सब ट्रेनिंग टेक्नीशियंस की बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अच्छी ECG तभी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं जब अच्छे से ECG हो। ऐसे ही चेस्ट इलेक्ट्रोड्स में भी काफ़ी गलतियां होती हैं, वो मैं अभी डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा, पी वेव में आपको एक डिफरेंस मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि पी वेव हमेशा अपराइट होती है एक्सेप्ट AVR। अब यहाँ पे देखेंगे तो लीड 2, 3 और AVF में लीड जो पी वेव है ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है। तो ये डिपेक्ट करता है, इस रिदम को हम एक्टोपिक एट्रियल रिदम कहते हैं कि ये साइनस रिदम नहीं है। इस समय ECG में जो कॉम्प्लेक्सेस, जो एट्रियल डिपोलाइजेशन हो रहा है वो कहीं नीचे के साइड से बन रही है, इसको लो एट्रियल रिदम भी कहते हैं। ये सब कॉमन ECGs हैं जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में हमेशा मिलती रहती हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। पी के बाद से हम फिर PR इंटरवल की बात करेंगे। PR इंटरवल डिपेक्ट करता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन को डिपेक्ट करता है कि कितना टाइम डिले हो रहा है हमारी एट्रिया से वेंट्रिकल के डिपोलराइज होने में। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन हम देखेंगे तो ये 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स का मतलब इन सेकेंड्स में अगर देखें तो 0.1 to 2.2 सेकेंड, मतलब 200 मिली सेकेंड तक है तो PR इंटरवल नॉर्मल है। इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? 2 परेशानियां मेन आ सकती हैं इसमें, या तो ये बढ़ सकता है डिस्टेंस या फिर ये कम हो सकता है। बढ़ने का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड अगर है, मतलब ये 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो इसे हम फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक कहते हैं। और अगर ये शॉर्ट हो गया, लेस देन 3 कॉम्प्लेक्सेस अगर है, तो दिस इज अ साइन ऑफ एक्सेसरी पाथवे, जहाँ पे हार्ट जो है वो AV नोड की बजाय एक एक्सेसरी पाथवे से एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो एक्सेसरी पाथवे, जिसका कंडक्शन बहुत तेज होता है, नॉर्मल जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे QRS जो है देयर इज अर्ली पार्ट ऑफ वाइडनिंग भी हो जाती है, इसमें QRS जो है ये वाइड भी है, तो देयर इज स्लरिंग ऑफ QRS। सो दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ WPW सिंड्रोम। दीज पेशेंट्स आर प्रोन फॉर वेरियस PSVTs, पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये कभी डिप्रेस भी हो सकता है, जो कि बहुत थोड़ा सा रेयर दिखने में मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बट डिप्रेस्ड है तो ये भी एक पेरिकार्डाइटिस जैसी पैथोलॉजी को डिटेक्ट करता है। अब PR इंटरवल के बाद से हम सबसे इंपॉर्टेंट Q वेव्स की बात करेंगे। Q वेव्स नॉर्मली जो होती हैं, इसको नॉर्मल ड्यूरेशन हमारा हमेशा कुछ पैथोलॉजिकल होती हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल होती हैं, तो हमें फिजियोलॉजिकल पहले एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। फिजियोलॉजिकल Q वेव जो है वो हमेशा लेस देन 2 स्मॉल स्क्वायर्स की होंगी और नैरो होंगी। कभी भी एक छोटे कॉम्प्लेक्स जो छोटा स्क्वायर है उससे बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो नॉर्मल जो Q वेव्स हैं वो लीड 1, लीड 3, लीड 1, लीड 3 और V5 और V6 में मिलती हैं। अगर इसमें मिल रही हैं आपको नैरो सी QRS, Q कॉम्प्लेक्सेस, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेप्टल एक्टिवेशन की वजह से V5, V6 में मिल सकती हैं और लीड 3 में कॉमनली मिल सकती है। तो पैथोलॉजिकल क्या है? पैथोलॉजिकल है जो डीप है, जो वाइड है। डीप का मतलब है कि 2 स्क्वायर से
ज़्यादा वो गहरी हैं और एक स्क्वायर से बड़ी हैं। तो ये पैथोलॉजिकल, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये करीब करीब ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर्स की डीप है। यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 AVF में। इन लीड्स को रीड करने का भी तरीका है, जैसे हमें लीड 1 और AVL को एक साथ रीड करना है, 2-3 AVF को एक साथ रीड करना है और V1 to V6 को एक साथ रीड करना है। तो यहाँ पे 2-3 AVF में QS कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, तो हम इसे इंफीरियर वॉल, ओल्ड इंफीरियर वॉल MI की तरह ये डिपिक्ट हो रहा है। इसके बाद से QRS कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो ये कितना नैरो है, कितना वाइड है, ये हमें देखना होता है। तो ये 2-3 स्मॉल स्क्वायर्स का नॉर्मली होता है 0.08 to 0.12 सेकेंड्स। इट कैन बी ब्रॉडन इन वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर ब्रॉड टैकी चल रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब है कि रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है। मोर देन 3 कॉम्प्लेक्सेस अगर 30 सेकेंड्स तक परसिस्ट कर रहे हैं, विद इन 30 सेकेंड अगर रिवर्ट हो जाते हैं तो उसे NSVT कहते हैं। मोर देन 30 सेकेंड है तो उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। एंड दिस कैन बी इन चेओटिक फॉर्म, तो इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का नाम देते हैं। QRS कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो सकते हैं। वाइड में हमें 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलती है, या तो ये LBB लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। इन दोनों को पहचानने का क्या तरीका है? इनमें केवल आपको 2 लीड्स देनी है, V1 और लीड V6। V1 में आप देखेंगे तो ये स्मॉल r और डीप S कॉम्प्लेक्स मिलता है, और V6 में स्मॉल q और लार्ज r कॉम्प्लेक्स मिलता है। RBB में there is a M-shaped pattern in lead V1 and W-shaped pattern in lead V6. So this is a very characteristic of right bundle branch block. It can be memorized as a marrow, that M1 shape in V1 and W shape in V6. And this is William for left bundle branch block, where it is M-shaped in lead V6. So this is a very characteristic of left bundle branch block. सो नेक्स्ट इंटरवल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एक इंटरवल है QT इंटरवल, जो कि नॉर्मली 440 मिलीसेकेंड से कम होता है, हार्ट रेट डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसमें QTC इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। और ये इसका जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स हैं, एमाइड्रोन है, डिफरेंट ऐसी एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती हैं, जो कि कभी भी ये टॉर्सैड्स पॉइंट्स की एडमिया दे सकती हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब ये ST सेगमेंट जो कि फेमसली जाना जाता है विडो मेकिंग सेगमेंट, ये बड़ा ज़रूरी होता है इसको जानना हमारे किसी भी चेस्ट पेन के पेशेंट्स में। तो ST सेगमेंट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द, जब भी हम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट कभी भी इंटरवल्स, कभी भी सेगमेंट में कोई वेव्स नहीं आती हैं, और जब इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल में हमेशा वेव इंक्लूडेड होती है। जैसे PR इंटरवल की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स P वेव, QT इंटरवल की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स QRS एज वेल एज T वेव। बट सेगमेंट की बात करेंगे तो केवल हमें यहाँ पे एक फ्लैट सेगमेंट मिलेगा, कोई वेव नहीं होगी इसमें। तो ये एंड ऑफ S वेव टू बिगनिंग ऑफ T वेव्स होता है। तो हियर 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, या तो ST एलिवेट हो सकता है या ST डिप्रेस हो सकता है। ST एलिवेशन का मतलब है कि 2 डिफरेंशियल या 3 और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिनेरियो हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। दीज आर द डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जिसमें हम अलग अलग लीड्स में अलग अलग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम देते हैं। So this is here you can see there is a ST depression। अगर आप देखें PR सेगमेंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर्स का ST डिप्रेशन है, एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ नॉन ST एलिवेशन MI, सम मायोकार्डियल इश्चीमिया और पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर QT इंटरवल के बाद से हम T वेव की बात करेंगे। तो T वेव जो नॉर्मल उसकी लेंथ और विड्थ होती है वो हमेशा प्रीसीडिंग जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसके अनुरूप होती है। तो QRS कॉम्प्लेक्स अगर QRS कॉम्प्लेक्स के 40% से ये कम होती है और 20% से ज़्यादा होती है, तब हम इसे नॉर्मल बोलते हैं। इसमें 2 वेरिएशन है, या तो ये पीक्ड T वेव्स हो सकती हैं, टॉल T वेव्स हो सकती हैं। इसकी 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पीक T वेव है तो वो हाइपरकैलेमिया की वजह से हो सकती है, या अर्ली एक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार फिर से अभी डिस्कस करूंगा। पीक T वेव्स अगर मिल रही है विद नैरो बेस तो ये हाइपरकैलेमिया है। वाइड अगर इसका टिप है और बेस अगर वाइड है, बेस भी वाइड है और टिप भी अगर वाइड है, तो ये हाइपर एक्यूट T है, ये अर्ली एस्टीमी का मार्कर है। दूसरा चेंज आ सकता है T में कि ये T इन्वर्ट हो सकती है। नॉर्मली T जो होती है हमेशा अपराइट होती है सारी लीड्स में T लेकिन इन्वर्टेड भी हो सकती है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, या तो ये प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है।
सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी टू सम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर टॉल QRS कॉम्प्लेक्सेस के साथ आपको एसिमेट्रिकल अगर टी मिल रही है, एसिमेट्रिकल का मतलब है कि अप डाउन स्लोप और अप स्लोप में डिफरेंस है, एक एक्यूट एंगल पे है, एक वाइड एंगल पे है, तो ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल ज़्यादातर ये सेफ होता है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल टी मिल रही है तो उसमें आप हमेशा आप समझ लें कि ज़रूर से कुछ इश्कीमिया चल रही है और उसको प्रॉपरली इवेलुएट करना चाहिए। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपको QRS कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्सेस बहुत बड़े मिल सकते हैं, कभी कॉम्प्लेक्सेस बहुत छोटे मिल सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बड़े हैं तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। मोटा मोटा एक जाने की अगर कभी भी कॉम्प्लेक्सेस 5 बड़े स्क्वायर से अगर ज़्यादा हैं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है, स्पेशली अगर ये लेफ्ट साइडेड लीड्स में है, जैसे 1 AVL B5 B6 में है। और जैसे इसमें देखेंगे सोकोलोव लाइन क्राइटेरिया है कि अगर S वेव in V2 और R wave in V6, if it is more than 35, then you can diagnose it as a left ventricular hypertrophy. और ऐसे ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए है कि अगर राइट साइडेड लीड्स में आपको प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, स्पेशली अगर उसके साथ राइट एक्सिस डेविएशन है, पी पल्मोनल मिल रहा है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सो ये एक मोटा मोटा एक सारांश है कि आपको कैसे रीड करनी है ECG। सो ECG कैन आइडेंटिफाई वेरियस, सो एरिथमियाज के लिए ये 100% है। ECG में ये जाना है कि कोई भी एरिथमिया ECG से बच नहीं सकती है, लेकिन कोई अगर चेस्ट पेन है, मायोकार्डियल इश्कीमिया है, तो वो उसमें ECG नॉर्मल हो सकती है। बट ECG इज डायग्नोस्टिक इन मायोकार्डियल इश्कीमिया, पेरिकार्डाइटिस, चैम्बर हाइपरट्रॉफी, एज वेल एज जो सेकेंडरी जो बॉडी की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हैं, स्पेशली हाइपरकेलेमिया या हाइपोकेलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी, उसमें भी ECG में चेंजेस आ जाते हैं। कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जैसे डिजॉक्सिन है। डिजॉक्सिन इज द ओनली ड्रग विच शॉर्टेंस द QT इंटरवल। जो भी और बाकी हम दवाइयों की बात करते हैं तो वो प्रोलॉन्ग करते हैं, डिजॉक्सिन एक ऐसी दवा है जो कि शॉर्ट कर सकती है QT इंटरवल को। तो ये पेसमेकर जो हमारे हार्ट के हैं उनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है कभी कभी ब्रेडी एरिथमियाज के केस में। जैसे साइनोएट्रियल नोड से अगर इंपल्स जनरेट हो रही है तो वो 60 to 100 के बीच में हो सकती है। AB नोड से अगर शिफ्ट हो गया है किसी वजह से, ऐसे नोड बीमार हो गया, तो AB नोड की पल्सेस जो हैं वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो सकती हैं। और वेंट्रिकुलर सेल से अगर और नीचे की साइड से जाके बन रही है तो ये स्केप रिदम की तरह हो सकती है और 20 to 45 हो सकती है। तो ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। ये नॉर्मल पैटर्न है कैसे ऐसे नोड से जनरेट होती हैं इम्पल्सेस, राइट और लेफ्ट एट्रिया को कंडक्ट होती हैं, फिर AB नोड में कम इम्पल्सेस आती हैं, फिर बॉडी बंडल ऑफ हिस, देन डिफरेंट ब्रांचेस, और फिर ये परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल स्टिमुलेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये सारी कॉम्प्लेक्सेस इसी के अकॉर्डिंगली जनरेट होते हैं। एट्रियल डिपोलाइजेशन P वेव, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन QRS कॉम्प्लेक्स, एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन T वेव। सो अब ECG लीड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह की लीड होती हैं, बाइपोलर लीड और यूनिपोलर लीड। इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस से मतलब नहीं होता है, बट फिर भी एक मोटा मोटा जानना चाहिए कि जो हमारी लिम्ब लीड्स हैं, लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ये बाइपोलर लीड होती हैं। ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल को डिटेक्ट करती हैं। और यूनिपोलर लीड जैसे ऑगमेंटेड लीड्स हैं, लीड AVL, AVR एंड AVF, और चेस्ट लीड्स, प्रीकॉर्डियल लीड्स जो हैं V1 to V6, ये सेंट्रल एक जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, उसके अगेंस्ट में सारे पोटेंशियल को देखते हैं। तो ऑगमेंटेड लीड्स को हम ऑगमेंटेड लीड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पोटेंशियल्स जो होते हैं वो स्पेशली बहुत छोटे होते हैं, तो मशीन उसको ऑगमेंट करती है, इसलिए इसको ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स कहते हैं। तो ये लीड्स की प्लेसमेंट, ये टेक्नीशियंस को ये बताना ज़रूरी होता है कि राइट जो रेड 1 है ये हमेशा राइट आर्म में, येलो लेफ्ट में, ग्रीन लेफ्ट फुट में और ब्लैक राइट फुट में लगाना है, तभी हमें एक बेहतर ECG मिल सकती है। ये डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं, कैसे हम लीड 1, लीड 2, 3 को नॉमेनक्लेट करते हैं। और ये डिफरेंट एक्सिस है, जैसे हम लीड 1, 2, 3 की बात करें लिम्ब लीड्स की, तो ये 0 डिग्री, 2 का 60 डिग्री एंड लीड 3 120 डिग्री। और लीड 1 की अगर बियॉन्ड किसी का अगर हमें एक्सिस मिलता है तो वो लेफ्ट एक्सिस कहते हैं, -0 to -90, और 90 के बियॉन्ड अगर हमें इधर की तरफ एक्सिस मिलती है तो उसे राइट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। तो ये आपने सभी ने देखा होगा ये पिक्चर, ये दिस इज़ अ हेक्साक्सियल रेफरेंस सिस्टम जहाँ पे सभी लीड्स का डिपिक्शन है डिफरेंट एंगल्स पे। ये लीड्स के एंगल जानने ज़रूरी हैं पेशेंट्स की जो हार्ट की एक्सिस है उसको जानने के लिए। अच्छा,
जो प्रिकॉर्डियल लीड है उनका भी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है अच्छी ईसीजी जानने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और टेक्नीशियंस कभी कभी ये बहुत अच्छे से इसको नहीं करते हैं। तो इसमें जैसे लीड V1 और लीड V2 है प्रिकॉर्डियल लीड्स की, इसको जस्ट बिसाइड ऑफ स्टर्नम रखना होता है, जस्ट बिसाइड ऑफ स्टर्नम। ज़्यादातर ये थोड़ा सा दूर रख दी जाती है तो उससे भी आपकी ईसीजी बहुत अलग हो जाएगी। तो जस्ट बिसाइड ऑफ द स्टर्नम राइट साइड में आपको V1 रखनी है और V2 इसके जस्ट राइट साइड में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कैसे डायग्नोस करेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है, टेक्नीशियंस नहीं जानते हैं। हम एंगल ऑफ लुइस देखते हैं पहले चेस्ट पे, एंगल ऑफ लुइस जो एक स्मॉल एलिवेशन होता है स्टर्नम पे, वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। उसके अगेंस्ट हमें 3 और 4 नीचे की तरफ जाना है और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जस्ट बिसाइड V1 V2 रखना है। फिर उसके बाद से हम V3 नहीं रखते, हम फिर V4 रखते हैं। V4 जो है वो मिड क्लैविकुलर लाइन में एक स्पेस और नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में रखेंगे और फिर इसके अगेंस्ट ही जो भी V5, V6, V7, V8, V9 कभी कभी हम पोस्टीरियर लीड्स यूज करते हैं, तो इसी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही हम सारी लीड्स रखेंगे और ये डिफरेंट एंगल्स में रखेंगे, है ना। एंटीरियर एक्सिलर लाइन में जैसे ये V6 हो जाता है, तो इन लीड्स का प्लेसमेंट भी टेक्नीशियंस को बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप देखेंगे हार्ट को कैसे ये इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, प्रिकॉर्डियल लीड्स V1 V2 राइट साइड की लीड्स को देख रहे हैं, V3 V4 लेफ्ट वेंट्रिकुलर, V5 V6 लैटरल लीड्स को देखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस का नॉमेनक्लेचर होता है कि किस लीड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगेन फिर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैंने रखा हुआ है कि ये एक स्मॉल बॉक्स जो है ये 0.2 सेकेंड का है, स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का है और इसकी विड्थ जो है वो 5 मिलीमीटर्स का है। So one small box is 40 millisecond and one large box is 200 millisecond. So this is the normal ECG. जैसे मैंने बताया कि सारी लीड जो सारी वेव जो है वो अपराइट हैं, केवल लीड V1 में और लीड AVR में नेगेटिव है। तो लीड AVR में सारी वेव्स नेगेटिव होती हैं, P वेव, QRS एंड T वेव, और इसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डे टू डे प्रैक्टिस में। केवल आप लीड 1, 2, 3 AVL, AVF एंड V1 to V6 को देखेंगे तो 90% डायग्नोसिस बन जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी प्रॉपरली अगर ECG स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हम कभी LVS डायग्नोस कर ले जाएंगे या फिर लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस डिटेक्ट कर ले जाएंगे। तो ECG में जैसे मैंने बताया कि स्पीड जो है वो 25 मिलीमीटर पे होनी चाहिए, ये हमेशा ECG के बॉक्सेस में दिखती है, उसमें नीचे की तरफ लिखा होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन की जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर की होनी चाहिए, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। ये नॉर्मल एम्पलीट्यूड है 10 मिलीमीटर का और ये 5 मिलीमीटर ये गलती से ये हो गया है और ये लंबे कॉम्प्लेक्सेस के लिए 20 मिलीमीटर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है। तो ये नॉर्मल ECG का पैटर्न है। जैसे मैंने कहा कि आपको कैलिब्रेशन देख लेना है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है 10 मिलीमीटर का। अगर ये है तो इसके अगेंस्ट आप QRS कॉम्प्लेक्सेस को रीड कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 25 मिलीमीटर पर सेकेंड जो ECG की स्पीड है वो बिल्कुल सही है। सो रिदम मैंने बता दिया कि रिदम आपको कैसे डिटेक्ट करना है, उसकी 6 क्राइटेरियाज हैं कि P वेव जो है हमेशा अपराइट होनी चाहिए लीड 1 में और इन्वर्टेड होनी चाहिए लीड AVR में, और PP इंटरवल, RR इंटरवल बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। रेट 60 to 100 का है तो उसे हम साइनस कहेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ है तो वो एरिथमिया है। हार्ट रेट के लिए मैंने बताया कि रूल ऑफ 300 एंड रूल ऑफ 1500 आता है और 10 सेकेंड रूल फॉर एरिथमियाज आता है। 300 का मतलब है कि you have to count the number of big boxes between the two QRS complexes and this is to be divide this into the 300। और 1500 का अगर आप बहुत एक्यूरेट हार्ट रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय द स्मॉल बॉक्सेस इन बिटवीन द RR कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज रूल ऑफ 300। कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें आप बॉक्सेस को कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 300 डिवाइडेड बाय 6 इज 50। सो दिस इज अ साइनस ब्रेडिकार्डिया। और ये इसमें हार्ट रेट अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4। तो 300 डिवाइडेड बाय 4 दिस गिव्स यू द हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे हार्ट रेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 1.5 कॉम्प्लेक्सेस दिस विल गिव राइज टू हार्ट रेट ऑफ 200 बीट्स पर मिनट। 10 सेकेंड रूल, जैसे मैंने बताया कि अगर एरिथमिया चल रही है, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसमें आपको या तो 10 सेकेंड दैट इज 50 बॉक्सेस कैलकुलेट कर लेने हैं और उसमें कितने QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। जैसे इसमें देखेंगे तो अगर
पूरे QRS कॉम्प्लेक्सेस को आप काउंट कर लें, 10 सेकंड की ECG स्ट्रिप है ये, जितने QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं उसे काउंट कर लेंगे तो ये 33 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो दिस विल गिव राइज टू द हार्ट रेट ऑफ 198। ये नॉर्मल ड्यूरेशन है, ये भी याद है तो ECG अच्छे से इंटरप्रेट हो जाती है। जैसे मैंने बताया पी वेव ड्यूरेशन लेस देन 3 कॉम्प्लेक्सेस लेस देन 120, PR इंटरवल अगर 200 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिग्री ये भी ब्लॉक हो सकता है। QRS ड्यूरेशन नॉर्मली नैरो होती हैं, लेस देन 3 कॉम्प्लेक्सेस स्मॉल बॉक्सेस, एंड QT इंटरवल इज लेस देन 440 to 450। सो PR इंटरवल जैसे मैंने बताया कि एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिपेक्ट करता है। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है, अगर शॉर्ट है तो WPW है, लॉन्ग है तो फर्स्ट डिग्री ये भी ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो PR इंटरवल जो है काफ़ी वाइड है, ऑलमोस्ट 2 लार्ज बॉक्सेस हैं, तो इसमें PR इंटरवल जो है 280 मिली सेकेंड है, मोर देन 200 है तो ये फर्स्ट डिग्री ये भी ब्लॉक है। शॉर्ट PR इंटरवल जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल ये कंडक्शन SA नोड टू AV नोड की बजाय एक्सेसरी पाथवे पे हो रहा है, ये रैपिड होता है इसलिए यहाँ पे PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है और देयर इज सम स्लरिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस गिविंग राइज टू द दिस टिपिकल पैटर्न ऑफ WPW सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखेंगे अगर लीड 2 में देखेंगे तो कोई PR सेगमेंट बहुत छोटा है और चेस्ट लीड्स में देखेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्सेस की अर्ली वाइडनिंग है। सो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की अगर बात करें तो हम लेफ्ट बंडल और राइट बंडल की बात करते हैं, कहीं पे भी कोई भी बंडल ब्रांच है तो ये ईजिली ECG में डिटेक्ट हो जाता है। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो राइट बंडल ब्रांच V1 में M शेपेड पैटर्न में और LBB में V6 में M शेपेड पैटर्न में होता है। So these are the typical ECGs of RBB and LBB। QT इंटरवल की बात मैंने कर ली है। QT इंटरवल के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं और PR इंटरवल और QT इंटरवल में ये डिफरेंस है कि PR इंटरवल आपको सबसे शॉर्टेस्ट PR इंटरवल लेना है, जिसमें जिस लीड्स में सबसे शॉर्टेस्ट है वो PR इंटरवल देखना है, और QT इंटरवल की बात है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट है उसमें QT इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो QTC ये हार्ट रेट डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका एक बेजेट्स फार्मूला है जिसमें QT इंटरवल टू बी डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ RR। लेकिन जब कभी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है तो ये बेजेट्स फार्मूला इनसेंसिटिव हो जाता है, उसमें हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं जिसमें QT + 1.75 एंड हियर हार्ट रेट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड बाय द 60। ये ज़्यादा बेटर मानते हैं इसको। प्रोलॉन्ग QT के कुछ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, स्पेशली इसमें आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसको प्रोलॉन्ग करती हैं। शॉर्ट QT में मेन डिजिटलिस और हाइपरकैल्सीमिया। एक्सेस की बात करें तो मैंने बता दिया है कि नॉर्मल एक्सेस -30 to 90 डिग्री है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो -30 डिग्री टू -90 डिग्री, और राइट एक्सिस डेविएशन है तो +90 to 180 डिग्री, और इसके बियॉन्ड है तो वो एक्सट्रीम एक्सिस है। सो दो इंपॉर्टेंट इसमें अप्रोचेज होते हैं, क्वाड्रेंट और इक्विफेजिक अप्रोच। नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में इजी होता है क्वाड्रेंट अप्रोच, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें आपको केवल 2 लीड्स देखनी है, लीड 1 और लीड AVF। अगर लीड 1 इसमें पॉजिटिव है और लीड AVF अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। लीड 1 अगर नेगेटिव है, लीड 1 AVF अगर पॉजिटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन है। सो हियर यू कैन सी दैट हियर द लीड 1 इज, अगर टोटल देखें QRS कॉम्प्लेक्स तो ये नेगेटिविटी की तरफ है, और लीड AVF जो है यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ से है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ये अप्रोच कर रहे हैं, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। और यहाँ पे लीड 1 पॉजिटिव है, लीड AVF नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। सो P वेव्स के बारे में मैंने बताया कि ये इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को भी हमें देखना चाहिए। तो इसमें जैसे 2 P को अगर हम डिवाइड करें तो इसका अर्ली पार्ट जो है वो राइट एट्रियम की डीपोलराइजेशन होती है, और लेटर वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम का डीपोलराइजेशन है। लीड 2 बेटर लीड होती है, जिसमें इसको अच्छे से हम देख करके साइनस रिदम है या एबनॉर्मल रिदम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लीड V1 में ये बाइफेजिक होती है, तो अर्ली पॉजिटिव जो डिफ्लेक्शन है वो राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन का होता है, और जो लेटर पार्ट होता है वो लेफ्ट एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है। तो अगर कभी भी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो लीड 2 में अर्ली पार्ट ऑफ ये पीकिंग होगी, जिसे हम P पल्मोनेल कहते हैं, और अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो जो लेटर पार्ट ऑफ P वेव है वो प्रोलॉन्ग होगा और वाइड होगा, और जो P वेव होगी वो बाइफिड होगी। तो ये दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। और सिमिलरली जो चेंजेस होंगे V1 में होंगे कि जो लेटर पार्ट ऑफ P वेव है वो डीप और वाइड हो जाएगा।
अच्छा, बाईएट्रियल इनलार्जमेंट भी हो सकता है जिसमें आपको पीक भी मिलेगी और वाइड भी मिलेगी, तो ये बाईएट्रियल इनलार्जमेंट को डिपेक्ट करता है, जो कि कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या इस तरह की कोई कंडीशन है आरसीएमपी वगैरह तो उसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी पल्मोनेल, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर के करीब पहुँच रहे हैं, 2.5 से ज़्यादा है लीड 2-3 AVF में, तो ये पी पल्मोनेल है। और ये बाइफिड है V1 में, और लेटर पार्ट ऑफ जो पी वेव है इन लीड V1 ये वाइड है और डीप है, तो इसे हम पी माइट्रिल कहते हैं। So these are the normal QRS patterns in lead V1 and V6. Here you can see there is a normal small Q wave in lead V6. It is because of the septal depolarization. So this is depicting the normal R wave progression. कैसे normal R wave progression करता है। Lead V3 usually transition zone होता है, जहाँ के बाद से V4, V5, V6 में QRS complexes पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। सो नॉन पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो क्यू वेव है वो मिल सकती है आपको लीड 1, लीड 3, V5 एंड V6 में। तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव हमें पता होना चाहिए कि अगर ये 2 मिलीमीटर से डीप है और 1 मिलीमीटर से वाइड है, और या फिर मोर देन 25% ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सब्सिक्वेंट आर वेव है, तभी हम इसे क्यू वेव की डायग्नोसिस बनाएंगे। तो एक बॉक्स से बड़ा चौड़ा और 2 बॉक्स से गहरा अगर है, तभी उसे हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहेंगे। ये LBH और RBH के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए R शुड बी पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर मोर देन 7 मिलीमीटर्स, तो इसे हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, स्पेशली अगर पी पल्मोनेल राइट एक्सिस डेविएशन के साथ है तो ये सब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लीड V1 में, जो कि यूजली स्मॉल r डीप एस कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे R इज़ मोर देन 7 मिलीमीटर्स, एंड हियर अगर आप एक्सिस देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इज राइट एक्सिस डेविएशन विद RBH, सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ST सेगमेंट की बात करें तो ST सेगमेंट आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इन 4 पैटर्न्स में अलग अलग फेजेस जो MI के होते हैं उसमें देख सकते हैं, जहाँ पे ये इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ। टी वेव की एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये मोर देन 20% ऑफ प्रिसीडिंग आर वेव और लेस देन 40% ऑफ प्रिसीडिंग आर वेव होनी चाहिए, तब हम इसे नॉर्मल कहते हैं। अगर ये नॉर्मली 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो अब हम इसे टॉल टी वेव की डिफिनीशन देंगे। ये नॉर्मल टी वेव के पैटर्न्स हैं। एक यू वेव भी मिल सकती है कभी कभी, जो कि परकिंजे फाइबर रीपोलराइजेशन की वजह से हो सकती है, और ज़्यादातर ये एथलीट्स में या फिर पैथोलॉजिकली हाइपोकैलेमिया जैसी कंडीशन में प्रोमिनेंट हो सकती है। तो एक बार जो ईसीजी का जो मेन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में होता है। तो ये दीज आर द वेसल्स, यू नो ऑल दैट देयर इज अ लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, देयर इज अ राइट कॉरोनरी आर्टरी। Left coronary artery is further dividing into the left anterior descending and then left circumflex coronary artery, and there is a right coronary artery. तो इनके acute critical occlusion हो सकता है या acute total occlusion हो सकता है या कोई moderate stenosis हो सकती है, जिसमें अलग अलग phases में अलग अलग STT changes होते हैं। तो this is ST elevation, this is ST depression. So acute coronary syndrome के अलग अलग presentation हो सकते हैं, STEMI, non-STEMI या unstable angina, जिसमें अलग अलग changes होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ST, अगर इफ देयर इज ST एलिवेशन उसके भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पैटर्न में ये मोस्टली कॉन्वेक्स डाउन होती है, यहाँ पे फ्रॉनी अगर फेस मिल रहा है ST का तो ये इट इज सजेस्टिव ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बट देयर आर सम कंडीशन जैसे अर्ली रिपोलराइजेशन है या पेरिकार्डाइटिस है, तो यहाँ पे स्माइली फेस जैसे आपका है, तो यहाँ पे J पॉइंट नॉचिंग के साथ आपको इस तरह की वेव मिलेगी। तो दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ पेरिकार्डाइटिस और अर्ली रिपोलराइजेशन। सो वेरियस इवोल्यूशन ऑफ ECG चेंजेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। सबसे पहले हाइपर एक्यूट टी वेव्स आएगी। इसकी टी जो होती है वो वाइड बेस की होती है एज अपोज टू द हाइपरकैलेमिया। जैसे हाइपरकैलेमिया में नैरो बेस के साथ टी वेव होती है। आफ्टर टी वेव देयर इज ST elevation which is suggestive of some injuries ongoing if ST is elevated, and there is again in weeks to days there is T wave inversion and development of Q wave,
and then there is a inverted T wave and Q wave, and finally in weeks to days there is a development of final Q wave, which is suggestive of necrosis. So this is also very important from ST elevation MI point. I'll skip it. So these are the various anatomic groups जिसमें हम बताते हैं कि किस MI को कैसे डिफाइन करना है. अगर V1 V2 में केवल ST elevation है तो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सेप्टल MI. अगर V3 V4 में है तो हम इसे एंटीरियर वॉल MI कहेंगे. V5 V6 अलॉन्ग विद 1 AVL में है तो इसे हम लैटरल MI कहेंगे, और अगर 2-3 AVF में है तो इंफीरियर वॉल MI कहेंगे. तो ये पैटर्न हमें याद होने चाहिए. नॉन एस्टेमी की डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि ST जो है वो एटलीस्ट 5.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे की तरफ जाए PR सेगमेंट से, और T वेव इन्वर्जन है तो वो एटलीस्ट 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, एटलीस्ट मतलब 1 बॉक्स से ज़्यादा गहरी होनी चाहिए. So these are the few ECGs of myocardial infarction. यहाँ पे आप देखेंगे तो V1 to V4 there is a elevation. So this is a defined as anteroseptal MI. MI के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे there is a VPCs. So जो ऑब्वियस चीज़ें दिख रही हैं वो तो देखना ही हमें, जो नॉन ऑब्वियस है उसको भी देखना ज़रूरी हो जाता है. किसी भी MI में उसकी कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करना भी उसको और मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है. यहाँ पे देखेंगे तो लीड 2-3 AVF में there is a ST depression which is a reciprocal change of ST elevation MI. यहाँ पे देखेंगे 1 AVL में there is elevation and V5 V6 में elevation है. So this is a very characteristic of anterolateral MI. So this is a ECG of inferior wall MI where the ST is elevated in lead 2-3 and AVF, and there is a reciprocal change. You have to always look for reciprocal changes in MI like in 1 and AVL. So hyperkalemia, I have discussed that there is a, first and foremost is there is a peaking of T wave, there are AV conduction disturbances, then the P wave started diminishing, there is widening of QRS complexes, and ultimately there is a sine wave pattern along with asystole if not treated on time. So this is a very characteristic of ECG of hyperkalemia. Whenever you see this type of ECG, pinpointed T wave with narrow base, with widening of QRS, so here you cannot find the P wave. So P wave is already prolonged and lost. So this is a very late stage of hyperkalemia, very severe hyperkalemia. It should be treated with standard like glucose, insulin infusion, sodium bicarbonate, or ethylene, nebulization, salbutamol nebulization. So this is another ECG of hyperkalemia. Here you see the peaked T wave with narrow base. This is a early phase of hyperkalemia, and this is a very late phase of hyperkalemia. Again, the T wave is similar. Along with widening of QRS complexes, there is no P wave visible. So these ECGs are very usually found in ICU settings, and one should not miss. There are other changes, metabolic factors which can affect the ECG, like hypokalemia. You can find the prominent U wave along with some STT changes. Hypocalcemia can lead to the prolongation of QT interval. So this is a typical ECG of hypokalemia, where you can find there is a QT prolongation. एक मोटा मोटा QT प्रोलॉन्गेशन को जानने का तरीका हमेशा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि RR इंटरवल एक बार देख लें, और QT का अगर एंड जो है अगर इसके मिडवे से बियॉन्ड है तो हम कहते हैं कि QT प्रोलॉन्ग है, और अगर मिडवे से पहले है तो QT नॉर्मल है. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यू वेव भी दिख रही है. दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकैलेमिया. सो सम ब्रेडी एरिथमिया शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं. दिस इज़ अ टिपिकल साइनस ब्रेडिकार्डिया, जहाँ पे दो QRS कॉम्प्लेक्सेस की बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे करीब करीब 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं, विच इज़ गिविंग राइज टू हार्ट रेट ऑफ 50. This is a very typical of junctional arrhythmia. You cannot find the P wave, or P wave is either can be found after the QRS complexes. The rate is 40 to 60. Here you can find there is a PQRS, but again there is no P and there is a pause. So this is a typical of sinus arrest. So there is PR based on PR interval. There are different blocks are there. First degree AV block, where the PR interval is prolonged by more than 200 millisecond. Here you can see almost 280 millisecond. This is a first degree AV block, but every P is conducted to the QRS complexes. And second degree AV block is further divided into 2 types of second degree AV block. Mobitz 1, where you get a Wenckebach phenomena, and Mobitz type 2. So
here you can see that there is a sequential widening of PR interval, PR, here 160, and there is a gradual prolongation of PR, and then suddenly there is a P is dropped. So this is a Mobitz type 1, and here in Mobitz type 2 you can see here that the PR, PQRS, 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 and then suddenly the P is dropped. So this is a high grade AV block, and this is Mobitz type 2. And this is third degree AV block where the P and QRS complexes are having their different rates. So यहाँ पे देखेंगे P interval जो है वो अलग है और QRS complexes काफ़ी slow है, and इसको immediately फिर हमें पेसमेकर से ट्रीट करना चाहिए. ये पेसिंग रिदम है. यहाँ पे आप देखेंगे तो पेसिंग रिदम में एक पेसिंग स्पाइक्स आते हैं स्मॉल से, अगर केयरफुली देखेंगे तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेसिंग कॉम्प्लेक्सेस. टैकीरिथमियाज एक डिफरेंट चैप्टर हो सकता है. मोटा मोटा देखें तो टैकीरिथमियाज में आपको देखना है अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, QRS नैरो है, तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एट्रियल टैकीकार्डिया या AVNRT या AVRT आ सकती हैं. अगर नैरो है, इर्रेगुलर है, तो एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन या मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया आ सकते हैं. अगर QRS वाइड के साथ टैकी है तो ये रेगुलर है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या SVT विद एवरेंसी हो सकती हैं. इर्रेगुलर है तो ये टॉर्सैड्स हो सकती है या WPW PSVT हो सकती है, AF. So these are just example to revise what we have learned. So these are the premature atrial complexes, supraventricular arrhythmias. Here you can see there is a typical sawtooth pattern of P wave. So this is a very characteristic of atrial flutter. Here you can see the RR intervals are not very fixed. This is a characteristic of atrial fibrillation. No organized atrial depolarization over here. And this is after PQRS, you see that there is a sudden tachycardia almost at a rate of 150, and this is a characteristic of PSVT. So these are the broad complexes tachycardia. Always you see if any broad complex tachycardia to be taken as a ventricular tachycardia unless proven otherwise. And any arrhythmias to be treated in terms of patient's perspective. If the patient is hemodynamically compromised, then always go for CPR or kind of DC shock. This is ventricular fibrillation. The rhythm is all chaotic. One important thing in ICU setting is to be noted as acute pulmonary embolism, which is very frequent in medically as well as surgically ill patient. You can find mostly the most common thing is to be find is sinus tachycardia, which is found in almost 8 to 73%. And there is a typical pattern of S1 Q3 T3 pattern. Here you can see this patient was a 33 years male. Here you can see the deep S wave in lead B1, and if you look at the lead 3, there is a Q wave and there is a T wave. So there should be a pathological Q wave to diagnose the pulmonary embolism. And here in lead B1 you can see there is a R complex with T inversion in right precordial lead. So this is a very characteristic of pulmonary embolism. So another cause of ST elevation is acute pericarditis. This is also not to be missed, because if you look at the ST elevation, here the ECG is showing the diffuse ST elevation in all over leads, lead 1, 2, 3, AVF, V1 to V6, there is diffuse ST elevation. So how will you differentiate whether it's MI or pericarditis? Then you have to look at the PR segment. PR segment is not affected by any pathology. Here in pericarditis, the PR segment in lead 2, 3 AVF is depressed, and in lead AVR there is elevation of PR segment. So this is very characteristic of acute pericarditis. You can find this kind of ECG also when there is a large pericardial effusion. One can find the electrical alternates. The alternate QRS complexes are small and large. So this is very characteristic of pericardial effusion. CV also can give rise to various ECG changes when the heart is even normal, and these are the very characteristic, especially the deep T inversion, especially these are found in subarachnoid hemorrhage, but can be found in CV, any kind of hemorrhage or infarct, along with QT intervals prolongation. So normal variant is always to be remembered, that one can have Q waves, T wave inversion, especially the females are having T inversion in lead V1 to V3, which is a common presentation of like persistent juvenile pattern. There are technical errors always to be looked into, like there are some artifacts because of electrical disturbances, misplacement of electrodes not properly placed, then these can give rise to the various technical errors. So at the last, I also always say that
ECG is like the swimsuit, which at times can reveal a lot of things but can conceal the most vital things. So if the patient's ECG is normal and the patient is having clinical presentation of severe angina, severe chest pain, then you cannot send the patient back to the home, because these patients cannot go beyond your room. So always look for the clinically look at the patient. If the patient is having chest pain, wait for the serial ECGs, wait for the angines, then only you can send this patient. So ECG, there are some limitations of ECG always, and you have to be aware, and your clinical acumen is more important than what you see in the ECG. So thank you so much. Thank you very much.